ऐसा नहीं हो सकता है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट दे दे, क्योंकि अगर एसआईटी भी रिपोर्ट दे दे और कोई फैक्ट्स उस केस से रिलेटेड, कोई ऐसा सत्यापित फैक्ट्स आ जाए जिसकी इंक्वायरी इनएविटेबल हो, तो ये केस लॉ कहता है, कानून कहता है कि एसआईटी हो जाए, प्रीवियस जितने भी इंक्वायरी हैं सारे इंक्वायरी सेट असाइड हो जाएंगे और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन जो है लॉन्च होगा। इसीलिए एफआईआर तो उनको करना है। अब यही कोहराम मचा हुआ है कि मात्र 7 दिन का वक्त था और वक्त गुजर गया है, वक्त गुजर गया है। 1 या 2 दिन, कल या परसों या एक और दिन ले लीजिए आप, मतलब फ्राइडे तक, आज मंगलवार है, फ्राइडे तक इस मामले में आर पार हो जाना है। तो अभी जो हमें सूचना आ रही है मित्रों कि फ्राइडे जो डेडलाइन आया है उसके पहले मुंबई से भागा दौड़ी शुरू हुई कि क्या किया जाए अब इस रास्ते में, क्या हो सकता है। तो पहले तो देवेंद्र फडणवीस का दरवाजा खटखटाया गया, क्योंकि वही होम मिनिस्टर हैं, वही मुख्यमंत्री भी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने हाथ खड़ा कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि साहब मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये काम तो अब कोर्ट में चल रहा है मामला, अदालत क्या करेगी मुझे नहीं मालूम। अरे देवेंद्र फडणवीस ने जितनी मदद करनी थी ठाकरे परिवार की, उससे अधिक मदद कर दी। 22 में एसआईटी गठित किया, 1 साल तक एसआईटी अपॉइंट नहीं किया। जो एसआईटी अपॉइंट किया वो भी ढाक के 3 पात हुए। आज 2025 चल रहा है, 3 वर्ष में कुछ भी नहीं किया। दोबारा जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई है तब भी कुछ नहीं किया, कहीं जुबान भी नहीं खोलते हैं, चुप्पी साधे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस उस मुद्दे पर। टोटल पूरा लगता है कि मुंह पे लिको वो प्लास्ट जो है वो चिपका लिया है। आप देवेंद्र फडणवीस से पूछिए ठाकरे और दिशा सालियान के केस के बारे में, एकदम गोलमोल कह देंगे कोर्ट में है, फलना है, चिलना है, इस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी भाग जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने जितनी दोस्ती निभानी थी, दोस्ती निभा लिया उन्होंने। और जब गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा था तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि अमित शाह जी ठाकरे को के प्रति कोई लीनियंसी नहीं बरतेंगे और कानून के रास्ते में नहीं आएंगे। तो अमित शाह जी उस वक्त भी बोले थे। और अभी जब कल जब मैंने बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री ने साउथ अफ्रीका से एक ड्रग पेडलर पर और ड्रग कार्टेल पर अटैक किया है, इसकी बात आप समझ लीजिए। आप एक और बात सुन लीजिए साहब, मेरे बहुत सारे एसएसआर वॉरियर एक सवाल करते हैं और ये सवाल उनका बिल्कुल जायज भी है, बिल्कुल जायज है कि हो क्यों नहीं रहा है, जब सब कुछ पता है तो हो क्यों नहीं रहा है। सब कुछ पता थी सरकार को मेहुल चोकसी के भी बारे में, और इसी मेहुल चोकसी को माननीय प्रधानमंत्री मेहुल भाई भी कहते थे। एक जमाना था जब तक वो पकड़े नहीं गए थे, जब तक वो फरार नहीं हुए थे, जब तक ये पता नहीं चला था कि मेहुल चोकसी क्या कर रहे हैं, क्या 3-5 है उनका बिजनेस, तब तक मोदी जी उनको भी कह रहे थे मेहुल भाई। लेकिन जब मेहुल भाई भगोड़ा हो गए हैं तो मेहुल चोकसी की 4 करोड़ों की प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच कर लिया है, सीज कर लिया है। इसलिए जो कोई भी इस गलतफहमी में हो कि हमने मोदी जी का इंटरव्यू ले लिया है, हम इस केस से अपने गर्लफ्रेंड को बचा लेंगे, हमने मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा लिया है तो हम कोई भी अपराध करके निकल जाएंगे, ऐसी गलतफहमी माननीय मोदी जी के प्रति वो सभी अपराधी और वो सभी षड्यंत्रकर्ता दूर कर लें। मोदी मेहुल चोकसी को नहीं बचा रहे हैं, मेहुल चोकसी की प्रॉपर्टी अटैच हो रहे हैं। नीरव मोदी भी आएंगे और विजय माल्या भी आएंगे। विजय माल्या खुद कह रहे हैं कि हमने 11,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी अदा कर दिए हैं, मुझसे तहसील लिया गया है। तो तहसील लिया गया है, जितने पैसा लेकर के वो गए हैं सरकार ने उतने पैसे तहसील लिए हैं विजय माल्या से। नीरव मोदी भी आएंगे और ललित मोदी भी आएंगे। ललित मोदी की भी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, लेकिन ललित मोदी का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हो सकता है कि वक्त लगे। लेकिन मेहुल चोकसी से कार्रवाई शुरू हो गई है, नीरव मोदी भी घेरे में है। तो इस गलतफहमी को बिल्कुल हटा लीजिए कि नरेंद्र मोदी इन दोनों बाप बेटा को बचा लेंगे, ये कितने भी बलात्कार करके निकल जाएं, हत्या करके निकल जाएं और नरेंद्र मोदी इनको बचा लेंगे, यह गलतफहमी बिल्कुल हटा लीजिए। अब जो आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं वो ब्रेकिंग है होम मिनिस्ट्री के तरफ से। अमित शाह जी का इशारा साफ जा चुका है, कहां?
महाराष्ट्र में, कि कानून अपना काम करेगा भैया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगा, मैं देश का गृह मंत्री हूं, देश का भरोसा हमारे ऊपर है, और मैं ये सब काम क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? एक अपराधी को बचाने के लिए कोई मैं काम करूंगा, और अगर अपराधी है नहीं है ये एक अदालत डिसाइड करेगी। ना मैं बचाऊंगा और ना मैं इसको रोकूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं क्यों करूंगा? मैं आपको ना मैं बचाऊंगा ना मैं फंसाऊंगा, मेरी फंसाने की कोई इच्छा नहीं है। गृह मंत्री की तरफ से साफ साफ संदेशा है कि मेरी फंसाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं किसी को अवैध तरीके से, गलत तरीके से कोई कानूनी पचड़े में डालने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं, ना मैं करूंगा। तो ना मैं फंसाऊंगा और ना मैं बचाऊंगा। अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराध को कानून के तहत जो सजा है वो मिलेगी। तो होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर किसी भी प्रकार से किसी को ना तो फंसाने में ना तो बचाने में यकीन रखता है। अब ये जो फ्राइडे के पहले का आलम है ना, ये खूंखार रूप लेते जा रहा है मुंबई में। खतरनाक, पूरी तरह से दहशत में है लॉबी कि फ्राइडे के पहले, कल हुई हो सकती है सुनवाई, परसों, अभी तक तो लिस्ट नहीं हुआ है केस, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, फ्राइडे तक तो हो ही जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि दूसरे सप्ताह गया, तो सप्ताह चाहे कितने भी हो जाएं, सुनवाई तो होनी ही होनी है, और सुनवाई केस लॉ के हिसाब से ही होनी है, तो उनको आदेश का तामील करना ही है, और अदालत के भी हाथ पूरी तरह से बंधे हैं। ऐसा अदालत नहीं कह सकती कि हाँ एसआईटी ने जांच कर लिया, अब इस मैटर को क्लोज कर दीजिए, इम्पॉसिबल है, ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। तो अदालत ऐसा नहीं कह सकती है कि शैलेंद्र नगरकर और जो नए डीसीपी साहब आए हैं कि साहब हमको 2 महीने का वक्त दे दीजिए, हम फ्रेश इंक्वायरी कर रहे हैं। फ्रेश इंक्वायरी कर रहे हैं तो एफआईआर लॉन्च कर लीजिए, ये कहा जाएगा। अगर आप फ्रेश इंक्वायरी कर रहे हैं तो एफआईआर ला दीजिए। और अब दूसरी बात क्या हो गई साहब, पिछली हियरिंग में इन लोगों ने खुद ही खुद को फंसा लिया। इसलिए कहते हैं ना कि अपराधी अपने अपराध के निशान छोड़ जाते हैं। कैसे खुद को बचाया? इन्होंने खुद होकर के कहा कि कुछ क्रूशियल जो इंक्वायरी है वो बाकी रह गई है, और उस क्रूशियल इंक्वायरी के लिए मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए। तो वो क्रूशियल इंक्वायरी है क्या? और अगर क्रूशियल इंक्वायरी की जांच नहीं हुई है तो ये केस क्लोज कैसे हो गया?